नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बाला साहब जहां कहीं भी होंगे खून के आंसू रो रहे होंगे और उनकी आत्मा कलप रही होगी कि किस तरीके से उनके सुपुत्र ने शिवसेना की पूरी विचारधारा से लेकर के पूरे संगठन और वो सारे मूल्य जिसके लिए बाला साहब ठाकरे पूरा जीवन न्यौछावर किया, उससे वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सही मायने में आप ये कहें कि अगर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई बहुत बड़ा पप्पू बन के निकला है तो वो आदित्य ठाकरे हैं। इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने मिलके इनको बेवकूफ बना डाला और ये अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत करेंगे। आप देखिए, पिछले 5 दिनों से शिवसेना दम भर रही थी कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है। इन्होंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन आज जब अहमद पटेल और शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ साफ उन्हें बता दिया कि अभी तो शिवसेना की नंबर ही नहीं आई है। उसको समर्थन देना है नहीं देना है, इस पे तो बातचीत ही नहीं हो रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया कि फिलहाल एनसीपी और कांग्रेस आपस में चर्चा करेगी कि इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाते हैं तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, वो शर्तें क्या होंगी, जो वैचारिक मुद्दे हैं उस पर क्या स्टैंड होगा, ये अभी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी बैठ के तैयार करेगी, सोचेगी, विचार विमर्श करेगी और उस पर ये एग्रीमेंट हो जाएगा, तब वो शिवसेना से बातचीत करेंगे। और तुरंत इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उद्धव ठाकरे बड़े ही बेशर्मी से इन्होंने झूठ बताया। एक झूठ जो शरद पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट में कहा गया कि ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले शिवसेना ने उनसे मदद मांगी थी, उनसे समर्थन पत्र मांगा था, समर्थन के लिए एक औपचारिक पहल की थी। अब दुनिया को बेवकूफ़ समझ लिया है आप लोगों ने। आपने क्या समझ लिया कि आप इस तरह की झूठ बोल देंगे और लोग जो है उसको मान लेंगे। अगर ये सिर्फ 24 घंटे ही पहले हुआ था तो शिवसेना पहली बात वो किस आधार पे कह रही थी कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है, एक। और संजय रावत ये 3-3 बार पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने शरद पवार के पास जा रहे थे, उनसे गाइडेंस ले रहे थे, उनसे भीख मांग रहे थे। ये भी नहीं सोचा कि ये वो व्यक्ति है जिसने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उनके यहाँ 3-3 बार ये गए 24 घंटे से पहले, मीडिया के सामने उसके फुटेज है। और तो और वो खुद बता रहे थे कि जो देवेंद्र फडणवीस जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गवर्नर से मिलने के बाद, तो शरद पवार और ये दोनों एक कमरे में बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। तो वो क्या था, पिकनिक मनाने गए थे, समर्थन मांगने नहीं गए थे। और बाहर निकल कर उन्होंने क्यों कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने तो हार मान लिया, वो सरकार नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, हमारे पास 170 सीट्स है, विधायक हैं। तो ये आप झूठ की राजनीति, आप अपने गलतियों को छुपाने के लिए आप जनता को आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे और जनता चुपचाप उसको मान लेगी, आप ऐसा समझते हैं। आज के ज़माने में तो नहीं होगा कि ठाकरे ने कह दिया, उद्धव ठाकरे ने, और सारे जो मान लेंगे। तो पहली बात यह है। लेकिन अब चक्कर क्या है, ये जो पूरी गतिविधियां आज हुई हैं उसको समअप कैसे किया जाए। इसका समअप एक ही है कि उद्धव ठाकरे एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं कि जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो इसलिए कि शिव सैनिकों की स्थिति जो है वो बिल्कुल ऐसी मानसिक स्थिति में वो चले गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाप बेटे पुत्र मोह और अहंकार के चक्कर में इन्होंने संगठन का क्या कर दिया है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या कर दिया है। आप देखिए, ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। चलिए भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, अरे थोड़ी सी भी अक्ल अगर होती तो सुप्रीम कोर्ट अगर गए भी, हिंदुस्तान में बहुत सारे वकील हैं,
लेकिन आपने किसको चुना? कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल कौन है? तो ये वही व्यक्ति है जो राम मंदिर के जो सुनवाई चल रही थी तो उसे कहा था कि इसको टाल दिया जाए, इस पर सुनवाई ना हो। आपको कुछ माने आपको जरा सा भी केयर भी नहीं है कि आपके कार्यकर्ता शिव सैनिक क्या सोचेंगे। आपको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए आप सब कुछ दांव पे लगा देंगे, उसके बाद आप झूठ बोलेंगे। तो राजनीति तो ऐसे नहीं चलती है। राजनीति में कभी कभी और खास करके ऐसे क्रूशियल मौके पे जहां वक्त और नजाकत दोनों का इम्तिहान होता है, आपने एक भाषा खराब कर ली। आप 50-50 के फॉर्मूले पे चल रहे थे। खबर ये आ रही है कि ये आज एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत हुई और ये जो बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, वो इसलिए नहीं निकला क्योंकि शरद पवार और अहमद पटेल ने शिवसेना के सामने कई सारे शर्तें रखी हैं, जिसमें एक शर्त यह है कि 50-50 रोटेशन, यही जो वो बीजेपी के साथ करना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे, वही शर्त एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के सामने रख दी है और ये कहा है कि पहले एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा और अगला जो 2.5 साल होगा वो शिव सैनिक के पाले में जाएगा। अब आप देखिए, जब जिस समय अभी कुछ मिनट पहले जब उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तस्वीर में आदित्य ठाकरे भी नजर आ रहे थे। चेहरा बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज ऐसा कि जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो, ऐसा। और आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि अब 6 महीने का वक्त है सरकार बनाने के लिए। आपको अभी आप तो 24 घंटे में तैयार थे शपथ पत्र लेके जाने का, आप इंतजार करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समर्थन पत्र नहीं दिया। आपने सोनिया गांधी के सामने गिड़गिड़ाया, समर्थन पत्र नहीं आया। शरद पवार ये कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन पत्र नहीं दिया इसलिए हमने भी नहीं दिया। तो आपको तो बेसिकली इन लोगों ने बेवकूफ बना दिया। और इससे बड़ी मूर्खता यह है कि आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो यह लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। आपको फोटोग्राफी करना चाहिए, पॉलिटिक्स में आपकी जगह नहीं है। अगर आप इस तरह से, आप इस तरीके से पॉलिटिक्स को समझ नहीं सकते। और उसके बाद जो बातचीत हुई है, अब एक चीज और देखिए कि जो भाषा अहमद पटेल और शरद पवार की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही भाषा ऐसा लग रहा है कि रटा रटाया उनको फोन करके बताया गया कि देखो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कहेंगे, आप भी वही बात कहना। वैचारिक मुद्दों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया गया। इन लोगों ने कहा कि अभी इस पर कोई बातचीत ही नहीं है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले हम लोग तय कर लें एनसीपी और कांग्रेस कि शिवसेना के पास जाना है, उसको साथ में लाना है या नहीं लाना है। और दूसरी बात, जब यही बात उद्धव ठाकरे से की गई तो उद्धव ठाकरे फिलॉसफर बन गए। अब वो बताने लगे कि भाई बीजेपी महबूबा के साथ कश्मीर में गठबंधन बनाई थी, बीजेपी का गठबंधन नीतीश कुमार के साथ भी है, रामविलास पासवान के साथ भी है। तो आप उसी रास्ते पे चलना चाह रहे हो, आप यही बताना चाह रहे हो। तो कल इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के पूरे एजेंडे और पूरा जो विचारधारा है उसको इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम नई शुरुआत करेंगे। तो नई शुरुआत क्यों, कैसे करेंगे? तो नई शुरुआत के लिए यह जरूरी है क्योंकि अहमद पटेल, ए के एंटनी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शरद पवार ये डिमांड करेंगे कि आप हिंदुत्व की विचारधारा को खत्म करें। ये डिमांड करेंगे कि आप भी मज़ारों पे जाएं, मस्जिदों में जाएं, टोपी लगाएं। आपको यह भी कहा जाएगा कि जो बाबरी मस्जिद जो टूटी थी वो एक दुर्घटना थी, ये एक गलत काम हुआ था, जिसको लेकर के बाला साहब लगातार कहते थे कि सिर्फ सैनिकों ने मस्जिद को गिराया है। बहुत सारी चीजें आपको सावरकर को गद्दार कहना पड़ेगा, और अगर नहीं कहेंगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। और किस बेशर्मी के साथ उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने महबूबा के साथ गठबंधन किया था तो हम कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। तो ये भी शिव सैनिकों को बताना चाहिए और खास करके मुंबई के लोगों को बताना चाहिए कि
जिन लोगों का हाथ दाऊद इब्राहिम के साथ रहा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो पहली पंक्ति में जो ज़्यादातर लोग बैठे हुए थे, ये सब नाम वो हैं जो वोहरा कमेटी रिपोर्ट में इनके नाम हैं। तो उद्धव ठाकरे को ये भी बताना चाहिए कि ये वो उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उन लोगों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं जिन लोगों का हाथ वैसे लोगों के साथ है जो मुंबई में जिन्होंने धमाके किए हैं। क्या शिवसेना कर पाएगी? कर पाएगी, क्योंकि आज जो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस नई शुरुआत की बात ये कर रहे थे और जिस बेशर्मी से ये कह रहे थे कि वो 6 महीने के अंदर में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेंगे और उसके बाद सरकार बनाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को राजनीति का एक पहलू अभी तक समझ में नहीं आया है कि जहां इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 महीने का वक्त तो ले लिया, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होते ही ये पूरा कमान महाराष्ट्र का वो अमित शाह के पास आ जाएगा, जो चाणक्य हैं आज की राजनीति के। और जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, नारायण राणे सामने आए और ये ऐलान किया कि बीजेपी अब पूरी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाया जाए। नारायण राणे के प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा था, इस दौरान देवेंद्र फडणवीस का एक स्टेटमेंट सामने आता है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। मतलब साफ है कि ये खेल, ये पूरा जो गेम जिसको कह सकते हैं, वो गेम एक ऐसा राजनीतिक खेल हुआ है महाराष्ट्र के अंदर में जिसमें हर हिसाब से इसमें जो लूज़र हुआ है वो शिवसेना हुई है, उद्धव ठाकरे हुए हैं और आदित्य ठाकरे हुए हैं, जो अपना सब कुछ, इसको कह सकते हैं कि सब कुछ इनका लुट गया। लेकिन फिर भी अभी तक इनको ये बात समझ में नहीं आई है कि ये दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। राजनीति में और ख़ास करके इस तरह के क्रूशियल जंक्चर पे कोई नेता दुश्मन और दोस्त का फर्क नहीं कर सकता है, उसे राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी, इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँचे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।